नज़ीर, ऐसा लग रहा है कि जंग नागुज़ीर है। अब अमेरिका की जानब से ईरान के जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वहां पर भी बिल्डअप शुरू कर दिया गया है। आर्मीनिया और तुर्कमानिस्तान, यहां पर अब अमेरिका का बिल्डअप जो वो देखा जा रहा है। ईरान को तमाम इतराफ से घेरा जा रहा है। अब देखिए कि ऑलरेडी जब इतना बिल्डअप मौजूद है तो फिर इन मुल्कों में जैसे तुर्कमानिस्तान है जो कि रिवायती तौर पर एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, अब उसको भी जंग के अंदर जो ड्रैग किया जा रहा है। अब यहां पर तो बिल्डअप करने का एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंडिकेटर है कि वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो पर्शियन गल्फ में, फिर बाकी जो उनकी बेसेस हैं, फिर इंडियन ओशन में, और अब ईरान के जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वहां पर ये सारा बिल्डअप जो वो किया जा रहा है। बहुत ही ये डेंजरस डेवलपमेंट सामने आ रही है। नेतन्याहू हंगामी दौरा अपना करने जा रहा है अमेरिका का। अगले 72 घंटों के अंदर जब वो नेतन्याहू की हंगामी मुलाकात ट्रंप के साथ जब वो होने जा रही है, और ये दौरा शेड्यूल में नहीं था बल्कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हंगामी तौर पर अरेंज किया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ट्रंप को कन्विंस करने जा रहा है कि ईरान पर फिल फॉर अटैक जो वो कर दिया जाए। अच्छा, ईरान जो है वो उसने ये कहा है कि एक तो रीजनल वॉर होगी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इस रीजनल वॉर के बाद जो तबाही आएगी उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस, उसका सारा जिम्मेदार ये तल अवीव होगा। इजराइल इसका जिम्मेदार होगा जो यहां पर रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, और उसके बाद जो उसके रेपरकशंस आएंगे उस सब का जिम्मेदार जो तल अवीव होगा। और ईरान ने कहा है कि चाइना को हमने तमाम अपनी पोजीशन जब वो क्लियर कर दी है, उसको कन्वे कर दिया है कि चाइना के साथ हमारे किस किस्म, अमेरिका के साथ किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या बात हो रही है। और उन्होंने कहा है कि चाइना ने यकीन दहानी करवाई है कि चाइना हर सूरत में ईरान के साथ खड़ा है। तो ये ताज़ा तरीन बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम अमेरिकी जो बिल्डअप हो रहा है उस हवाले से बात करें तो एक तरफ निगोशिएशंस हो रहे हैं, और ट्रंप ने कहा है कि ये जो वीक शुरू हो रहा है इसमें एक बार फिर ईरान और अमेरिकन के निगोशिएशंस होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब निगोशिएशंस हो रहे हैं और पहली मुलाकात भी हो गई है तो उसमें पता चल जाता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। अच्छा, इस पहली मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि हम मजीद जंगी बेड़े जब वो भेज रहे हैं, और इसके बाद अब उन्होंने नया बिल्डअप भी शुरू कर दिया है। तो फिर ये जो दूसरी मुलाकात होने जा रही है इसका क्या नतीजा निकल आएगा? जब पहली मुलाकात में तो सारी असेसमेंट हो जाती है, तो फिर दूसरी मुलाकात भी होने जा रही है लेकिन साथ साथ मिलिट्री बिल्डअप भी जारी है। तो इसका मतलब जंग का जो ऑप्शन है वो असल में वही असल ऑप्शन है जिसकी तरफ अमेरिका जा सकता है। और इसी दरमियान जो है वो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वो एक जगह पर गए हैं, और इसको एक और सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है वहां उसका उन्होंने दौरा किया है। यानी वो यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर गए हैं और वहां पर जो कमांडर्स हैं उनके साथ जाकर उन्होंने मुलाकात की है। बड़ा अनयूजुअल दौरा ना कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जा रहे हैं जिसको डिप्लॉय ही इसलिए किया गया है ईरान पर हमले के लिए, और वो उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, हालांकि वो तो डिप्लोमैट्स हैं और यहां पर मुज़ाकरात करने आए हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान जेडी वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं उन्होंने एक अनयूजुअल रियलिटी को रिगार्डिंग ईरान एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि ईरान वाकईतन एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा मेजर इंटरनेशनल प्लेयर है कि इसकी तरह का बाकी कोई दूसरा नहीं है। यानी ईरान की तरफ से जो हमें चैलेंज दरपेश है वो शायद किसी की तरफ से भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि सबसे एक अनयूजुअल बात यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, रशिया, चाइना, बाकी सारे जो मेजर कंट्रीज हैं, तो उनके साथ अमेरिका की डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ईरान इज द ओनली कंट्री ऑन प्लैनेट जो कि एक मेजर इंटरनेशनल प्लेयर है, एक बड़ी रीजनल पावर है, लेकिन इसके साथ हमारा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि यह बहुत ही गैर मामूली बात है। जेडी वैंस ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि ईरान इज द ओनली मेजर इंटरनेशनल प्लेयर प्लेनेट अर्थ पर, यह एक ही कंट्री है विद वॉशिंगटन हैज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एट द हाईएस्ट लेवल। कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारी ईरान के साथ नहीं है, और यह एक यूनिक सिचुएशन है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो डायरेक्टली बातचीत और मुलाकातें करते रहे हैं, और आज भी उनकी मुलाकातें और बातचीत होती रहती है। जो सबसे बड़े अमेरिका जिनको दुश्मन भी कहता है उनके साथ बातचीत होती रहती है, जैसे कि रशिया है,
रशिया के साथ उनकी दहाइयों पुरानी एक जंग जारी है, लेकिन रशिया के सदर के साथ बात भी होती है, मुलाकात भी होती है। चीन के सदर के साथ मुलाकात भी हुई, बात भी हो रही है। नॉर्थ कोरिया को वो बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ भी ट्रंप की मुलाकात हुई और बात भी होती है। लेकिन ईरान इज द ओनली कंट्री जिसके साथ, अच्छा आप देखें मडोरो के साथ भी तो ट्रंप की कॉल पर बात हुई, बेलारूस है, बेलारूस के सदर के साथ भी कॉल पर बात हुई, लेकिन ईरान इज द ओनली कंट्री जिसके साथ कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ही नहीं। यानी आप जरा ईरान का गलबा देखिए या हैबत देखिए, वट एवर जो भी इसको आप कहें, कि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता। तो अभी भी यहां पर अमेरिका की बड़ी कोशिश होती है कि ईरान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए जाए, तो ईरानियंस कहते हैं कि नहीं, हम तो इनडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम अमेरिकन के साथ नहीं बैठेंगे। और दूसरा, फिर जगह भी उनकी मर्जी की, वो तुर्की में करना चाह रहे थे और ईरान ने कहा नहीं, हम ओमान के अंदर ही करेंगे, तो जगह भी ईरानियंस की मर्जी की, और तरीकाकार जो निगोशिएशंस का है वो भी ईरानियंस की मर्जी का, कि डायरेक्ट हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्ट ही करेंगे। और इनडायरेक्ट करने की कुछ वजूहात हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो एक उनकी अप्रोच है, और इसलिए वो अमेरिकन के साथ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। भाई दरमियान में एक बंदा भी तो मौजूद होना चाहिए ना, एक कंट्री होना चाहिए जो बता सके ये बात हुई थी और ये बात नहीं हुई थी। भाई अमेरिकन या इजराइल के ऊपर क्या ट्रस्ट किया जाए, तो एक सालिस दरमियान में होना चाहिए ना, जो ये बताया कि ये बात हुई थी और ये बात नहीं हुई थी। तो इसी दरमियान जो है अमेरिका ने अपना बिल्डअप शुरू कर दिया है आर्मीनिया और अजरबैजान। यूएस एयरफोर्स जो है उसके न्यूमेरियस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो आर्मीनिया में उतर रहे हैं, और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों बॉर्डर कंट्रीज हैं ईरान के साथ। और यूएस मिलिट्री जो फ्लाइट्स हैं उनकी एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो गई है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, और जो कॉकस का रीजन है वहां पर, प्राइमरीली ड्रिवन बाय रीजनल टेंशंस। आपको याद होगा कि अजरबैजान ने अनाउंस किया कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। अब जरा सोचिए कि अजरबैजान ये क्यों कह रहा है कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, हमला तो इधर से होना है ना, तो ये अजरबैजान तो दूसरी तरफ है, तो फिर अजरबैजान क्यों कह रहा है कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि वहां से भी हमला हो सकता है। और अजरबैजान में इजराइल की भी प्रेजेंस है, अमेरिकन की भी प्रेजेंस है। तो अजरबैजान ईरान की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, इधर तो है ना गल्फ, दूसरी तरफ आर्मीनिया है, आर्मीनिया के साथ अजरबैजान है, उसके बाद कैस्पियन सी है, फिर कैस्पियन सी के साथ जब तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के नीचे फिर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के नीचे पाकिस्तान है। ये सारे बॉर्डर कंट्रीज हैं ईरान के। तो आप देखेंगे वो तमाम तरफ से ईरान को घेर रहे हैं। सामने गल्फ, वहां पर तो उनकी प्रेजेंस है, उसके ऊपर जो है वह टर्की में भी अमेरिकन बेसेस मौजूद है। टर्की के साथ है आर्मीनिया में अब ये सारा बिल्डअप शुरू हो गया। आर्मीनिया के साथ अजरबैजान, जहां पर उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी है, उसके साथ है कैस्पियन सी वहां पर, और उसके साथ तुर्कमेनिस्तान वहां पर। तो अब पाकिस्तान पर भी हो सकता है प्रेशर आए। वैसे पाकिस्तान ज़ाहिर अपनी एयर स्पेस या अपनी टेरिटरी ईरान के खिलाफ नहीं देगा, लेकिन होने को तो यानी प्रेशर तो वो डाल सकते हैं ना, जब यहां पर एक रीजनल वॉर छिड़ी होगी और यहां पर अमेरिकन शिप जब वो हिट होंगे, उनमें से कोई जब वो डूब जाएगा, तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। तो इन मुल्कों के ऊपर कितना प्रेशर आएगा कि इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए या इनकी टेरिटरी इस्तेमाल करने के लिए। जब जंग ज़ाहिर है कि रीजनल वॉर होगी तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है। तो ये बड़ा डेंजरस है कि अब वो तमाम इतराब से जब ईरान को घेरे में ले रहे हैं और इतनी बड़ी जंग यानी वो करने जा रहे हैं। सो रिसेंट रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है कि अनयूजुअल अमेरिकन मिलिट्री एविएशन एक्टिविटी तुर्कमेनिस्तान की तरफ हो रही है। यानी देखें ना, गल्फ में तो उनके लॉजिस्टिक्स और ये सारा उतरते रहते हैं, लेकिन उधर तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये सारी अनयूजुअल अमेरिकन मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है, और ये तुर्कमेनिस्तान जो है इसने परमानेंट न्यूट्रलिटी इसने मेंटेन रखी है हमेशा। तो लेकिन अब ज़ाहिर है उनके ऊपर क्या प्रेशर है और क्या। अब आपको याद है सेंट्रल एशिया के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ महीने कबल जब वो व्हाइट हाउस का भी दौरा किया था, तो ये कंट्रीज जो हैं ये इस बात को बहुत प्राउड करते हैं कि भाई हमारी जो पॉलिसी है वो न्यूट्रल है, हम किसी ब्लॉक में नहीं है। तो लेकिन अब तुर्कमेनिस्तान में ये हो रहा है, और बहुत बड़ा कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, बहुत बड़ा कंट्री है। सो दिस मूवमेंट कोइंसाइड विद द ब्रॉडर यूएस मिलिट्री बिल्डअप इन द रीजन। ये उसी ब्रॉडर जो यूएस बिल्डअप हो रहा है उसी का ये हिस्सा है। तो इसलिए नाज़रीन जो मुज़ाकरात हुए हैं और
उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और जो ईरान की स्टेटमेंट्स आ रही है, देखें मुज़ाकरात हुए, दोनों की मुलाकात हुई, उसके बाद स्टेटमेंट्स क्या आई? ट्रंप ने कहा हम मजीद फौज भेज रहे हैं, ईरानियंस ने कहा हम बेसेस हिट करेंगे। ये मुज़ाकरात की बाद की स्टेटमेंट्स हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि भाई हम विड्रॉल डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें हमारी तय हो गई हैं। नहीं, उनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद वो एक कह रहा है फौजें भेजेंगे, दूसरा कह रहा है कि रीजनल वॉर होगी। ठीक है, तो असेसमेंट हो जाती है ना जब हम मुलाकात करते हैं, उनकी डिमांड्स देखते हैं, उनकी सीरियसनेस देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी क्लैरिटी दी है मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए कि हो क्या रहा है और आगे होने क्या जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इन निगोशिएशंस को इस तरह से देख रहे हैं ईरान में, यानी ईरानियंस इन निगोशिएशंस को कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस, हमारी नेवी, उनके नजदीक ये मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे हैं। अब ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं, वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो जैसे डिप्लोमेट्स तो घूमते रहते हैं। अब जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कतर में हैं, तो ठीक है वो दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन निगोशिएशंस, एक ऐसे निगोशिएशन जिसके नतीजे में कोई जंग टल सकती है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस अंदाज में नहीं बैठी हैं कि शायद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो उस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो जंगी की तैयारी कर रहे हैं। तेहरान इसको ऐसे देख रहा है कि मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे हैं। ये उन्होंने क्लैरिटी दी है कि ये भूल जाएंगे यहां को मुज़ाकरात हो रहे हैं। वी डू नॉट ट्रस्ट देम, हम कोई उन पर एतबार नहीं करते हैं, और हम इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं करते हैं कि बाकायदा डिसीव किया जाएगा, बल्कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिसीव होगा, यानी हमें डिसीव किया जाएगा, हम इसकी बाकायदा तवक्कुआत रखते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो मुलाकातें हुई हैं उस सब के अंदर डिसेप्शन थी। ठीक है ना, इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए और हमें डिसीव जो किया गया। तो एवरीवन मस्ट कैरी आउट देयर वर्क एज इफ वी आर नॉट निगोशिएटिंग एट ऑल। तो सबको अपना काम ऐसे जारी रखना चाहिए कि जैसे हम निगोशिएशंस कर ही नहीं रहे। मिसाल के तौर पे आर्म्ड फोर्सेस वो अपनी जंग की तैयारी करें, द गवर्नमेंट और एनीवेयर एल्स वो इस मौजूदा सूरत हाल को बस ऐसे ही समझे कि हम जंग की तरफ जा रहे हैं और दरमियान में कुछ मुज़ाकरात नहीं है। सो कंट्री को ऐसे ही मैनेज किया जाए विदाउट रिलाइंग ऑन दीज निगोशिएशंस, कि इन निगोशिएशंस को कोई नतीजा निकलेगा ये भूल जाओ और कोई एग्रीमेंट यहां पर हो जाएगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बोथ डिप्लोमेसी एंड वॉर ऑन द टेबल, जंग और डिप्लोमेसी दोनों ऑन द टेबल हैं। सो उन्होंने कहा कि अगर दूसरी साइड यानी अमेरिका डिप्लोमेटिक पाथ लेगा तो हम डिप्लोमेटिक पाथ लेंगे, अगर वो जंग छेड़ेगा तो हम जवाब जंग से देंगे। जंग का जवाब हम डिप्लोमेसी से नहीं देंगे और डिप्लोमेसी का जवाब हम जंग से नहीं देंगे। जो उधर से वार होगा उसका जवाब हम वैसे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यह समझता है कि वो हमारे पर अटैक करेगा और उसके बाद हम सरेंडर कर देंगे, ये वो चीज है जो कभी हो नहीं सकती। हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और इसका मतलब क्या है, यानी जैसे उन्होंने मडोरो को उठा लिया और अमेरिका ने ये एक्सपेक्ट किया कि वेनेजुएला जो है मुकम्मल सरनगू हो जाएगा, उनकी डिमांड्स मान लेगा, जो कि अभी तक वैसे उसने मानी नहीं है। तो इसी तरह अमेरिकन यहां भी एक ऐसा फॉर्मूला देख रहे हैं कि अगर टॉप ईरानियन लीडरशिप हिट हो जाती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं, तो उसके बाद ईरान इस नुकसान को देखकर और अमेरिका की हैबत को देखकर सरेंडर कर जाएगा। तो ईरानियंस कह रहे हैं नहीं, ये नहीं होगा। इसका मतलब फिर क्या है? इसका मतलब यह है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे और उसका मतलब यह है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिट हो सकता है, उनके वॉरशिप जो वो हिट हो सकते हैं, उनकी बेसेस हिट हो सकती हैं। तो सरेंडर का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि जो एक तो रीजनल वॉर होगी, ईरान के साथ जो जंग होगी वो ईरान के साथ जंग नहीं होगी बल्कि वो एक रीजनल वॉर होगी, ईरान के आर्मी चीफ कह रहे हैं। और दूसरा, इसकी तबाही जो रीजन के अंदर आएगी इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो तल अवीव पे होगी और उसके बाद वाशिंगटन के ऊपर होगी। तल अवीव और वाशिंगटन इसके जिम्मेदार होंगे जो तबाही रीजन के अंदर आने वाली है। जंग होगी ना तो जंग सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स के अंदर महदूद नहीं रहेगी बल्कि वो पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगी। तो आप ये समझिए कि हम एक आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट और यहां पर खुलने जा रहा है। जैसे यूक्रेन की जंग एक आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट है, तो ये दुनिया के सेंटर में
और जिससे दुनिया की इकॉनमी हिल रही होगी, जिससे दुनिया की ऑयल सप्लाई बंद हो रही होगी, पूरी दुनिया इस पर ड्रैग होगी। तो ये एक आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट यहां पर खुलने जा रहा है और ट्रंप को ये कैसा फैसला है जो वो करने जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दुश्मन कोई मिस्टेक नहीं करेगा और हमारी फोर्सेस जब वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और फिर ईरान ने कहा है कि हमने चाइना को कन्वे कर दिया है कि अमेरिका के साथ हमारे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकल सकता है, जंग होगी तो किस तरह होगी, क्या सारी चीजें हमने चाइना को कन्वे कर दी हैं। और हम ये अफर्म कर रहे हैं कि चाइना इज अ स्ट्रेटेजिक अलाय टू ईरान, चाइना ईरान के साथ खड़ा है। ये बात उन्होंने कंफर्म किया कि चाइना ईरान के साथ खड़ा है। अच्छा, ये बात हो गई। अब दूसरी तरफ जो इजराइल है और नेतन्याहू है वो बहरहाल एक पैनिक के अंदर, और पिछले आप देखें दिसंबर 28 से वो हाई अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी भी वक्त हमला करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। तो अब एक पैनिक है इजराइल के अंदर। देखिए, इजराइल ने जो जंग शुरू की है वो अभी तक किसी भी फ्रंट पर जीत तो नहीं सका है ना। तो एक पैनिक इस वक्त इजराइल के अंदर है और नेतन्याहू हंगामी तौर पर अमेरिका रवाना हो रहा है और ट्रंप के साथ जब वो मुलाकात करेगा। इजराइल सेज नेतन्याहू विल मीट विद ट्रंप इन वॉशिंगटन ऑन वेडनेसडे अबाउट यूएस ईरान टॉक्स। और इजराइल ये कह रहा है अमेरिका को कि किसी भी मुज़ाकरात के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को शामिल किया जाए। अब ये इंतहाई नॉनसेंस डिमांड है, खुद अमेरिका भी ये समझता है कि ये इलॉजिकल डिमांड है। भाई हर मुल्क जो है वो रॉकेट्स बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, और कन्वेंशनल वेपन तो कन्वेंशनल है ना, न्यूक्लियर कुछ और चीज है जो किसी भी मुल्क को मलिया मेट कर सकती है। कन्वेंशनल वेपन तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यानी न्यूक्लियर है, कन्वेंशनल हर मुल्क रॉकेट्स बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, किसी की ताकतवर है, किसी कमजोर है। ये सारी ताकतें तो न्यूक्लियर हैं, एक कन्वेंशनल पावर उनका क्या बिगाड़ लेगी। तो आप अगर एक अंदाज में देखें तो इजराइल की ताकत घटी है, बढ़ी नहीं है, कि आज उसको ईरान की कन्वेंशनल ताकत से भी खतरा है, न्यूक्लियर से नहीं। न्यूक्लियर तो ना ईरान के पास है ना वो कहता है कि वो बना रहे। अब तो मसला है कन्वेंशनल का, जो कि दुनिया में जितनी भी दुनिया में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जो हुकूमतें साइन करें कि हम कन्वेंशनल रॉकेट्स और वो नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर के हवाले से है, दुनिया ने कमिटमेंट दी हुई है, जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी है एनपीटी, कि भाई न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव वेपन है, दुनिया को तबाह कर सकता है, मुल्कों को तबाह कर सकता है। कन्वेंशनल वेपन के ऊपर तो कोई हर गवर्नमेंट ने कमेंट नहीं किया हुआ। तो ये तो एक इलॉजिकल डिमांड है जो खुद अमेरिका भी समझता है, लेकिन फिर भी इजरायली प्रेशर में आप देखें नेतन्याहू फिर जा रहा है वही डिमांड उसमें शामिल करवाने के लिए। यरूशलेम पोस्ट, नेतन्याहू टू मीट ट्रंप इन वॉशिंगटन टू डिस्कस यूएस ईरान टॉक्स। नेतन्याहू ट्रंप को ब्रीफ करेगा कि अगर ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल डिसार्म ना किया गया तो क्या खतरा होगा। अब अगर पिछले 30 साल का इनका बयानिया देखें तो उसमें न्यूक्लियर नजर आता है, और पिछले 6 महीनों का बयानिया देखें, बल्कि 3 महीनों का बयानिया देखें तो उसमें अचानक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी आ गया कि जी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म किया जाए। अच्छा, अल जजीरा ने यह रिपोर्ट किया है कि इसराइल में असल में पैनिक यह है कि इसराइल को यह खतरा है कि एक तो ट्रंप हेजिटेट कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, और दूसरा मुज़ाकरात के अंदर जो चीजें इसराइल ने कहा था कि ये होनी चाहिए, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, फलस्तीनी रेजिस्टेंस की सपोर्ट है, लेबनीज यमनी रेजिस्टेंस की सपोर्ट है, इसको खत्म किया जाए, यूरेनियम को हवाले किया जाए। ये जो शराइत हैं जो इसराइल ने कहा था अमेरिकन को कि ये शामिल करनी है, और अमेरिकन ने शामिल की, लेकिन अब इसराइल को यह खतरा है कि जैसे गल्फ प्रेशराइज कर रहे हैं, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे मुल्क प्रेशराइज कर रहे हैं, तो इसराइल को यह खतरा है कि कहीं ट्रंप इन डिमांड से बैक ऑफ ना कर जाए, वो सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर जाकर कोई मुआहिदा ना साइन कर ले। प्रेशर के अंदर से भी प्रेशर है, रीजन से भी प्रेशर है। तो एक तो यह है कि इन मुज़ाकरात के अंदर वही शरात शामिल करवाई जाएं, और दूसरा जाहिर है कि फिर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और फिर ट्रंप को यह कन्विंस किया जाए कि हमला लॉन्च कर दिया जाए और जल्द अज जल्द ईरान के ऊपर हमला लॉन्च किया जाए। यह अल जजीरा की खबर है कि नेतन्याहू बेसिकली इसलिए जा रहा है, जो हंगामी उसकी मुलाकात जब वो होने जा रही है। तो अगर अमेरिकन ने एक बार फिर इसराइल की जंगें आकर मिडिल ईस्ट के अंदर लड़नी है, और पहले वाली जंगों ने भी उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जाहिर है ईरान की जंग जब वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होगी,
पिछली जंगों में तो उनका जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन ये जंग उनकी बहुत कॉस्टली होगी जिसमें डायरेक्ट डैमेज होगा। उन जंगों का डैमेज जरा डिफरेंट अंदाज का कि इतने ट्रिलियन डॉलर गए, फौज उतारी तो फिर इतने फौजी गए, ये नुकसान बिल्कुल दूसरी नौयत का होगा। इसमें ये दोनों चीजें भी शामिल हो सकती हैं और इसके साथ फिर उनके जो सारे रीजनल एसेट्स हैं वो भी तबाह होंगे। इराक जंग में उनकी बेसिस तो तबाह नहीं ना हुई, ना ही शाम ना ही अफगानिस्तान में, तो यहां पर उनका नुकसान बिल्कुल दूसरी नौयत का होगा जो इमीडिएट और डायरेक्ट होगा, इमीडिएट और डायरेक्ट होगा, जो कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ये आने वाले हफ्ते और दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और एट द सेम टाइम ईरान ये कह रहा है कि वो इस तरह से सूरत हाल को देखते हैं कि एवरी टाइम ऑल द टाइम उनके हाथ ऑन ट्रिगर हैं, उनकी गवर्नमेंट, उनकी आर्म्ड फोर्सेस, उनके लोग, उनके सारे इंस्टीट्यूशंस, उनकी तैयारी जंग की है। वो कह रहे हैं ठीक है मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिप्लोमेट्स का काम है, वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बयानात होंगे, ये सारी चीजें ठीक है, वो अपना काम जारी रखें, लेकिन असल ऑन ग्राउंड तैयारी जंग की ही है। क्योंकि देखिए मुज़ाकरात तो वो है ना जो माने नहीं जा सकते, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अमेरिका चुपचाप यहां से निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें अब कितने दिन लगते हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी तो गुजार है कोई हतमी डेट दी नहीं जा सकती। खुद अमेरिका भी तो अभी हेजिटेट कर रहा है ना, ट्रंप ने अभी कोई फाइनल डेट अभी तय नहीं की है, लेकिन ईरान का एस्टिमेट यह है कि उनको एक जंग लड़ना पड़ेगी। तो एप्स्टीन के हवाले से नए ये जो एविडेंसेस आ रहे हैं, ट्रेसिंग स्पाई एप्स्टीन फाइनेंशियल लिंक्स टू इजरायली मिलिट्री एंड सेटलमेंट्स। एप्स्टीन का बराह रास्त ताल्लुक इसराइल की फंडिंग में, इसराइल की मिलिट्री की बाकायदा फंडिंग, इसराइल की जो सेटलमेंट्स है वेस्ट बैंक के अंदर, उसको बाकायदा एप्स्टीन जो है वो फंड करता रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन सीरिया गया था, तो 5.3 बिलियन डॉलर्स के एग्रीमेंट्स हुए सऊदी अरेबिया और सीरिया के दरमियान। तो अब ये रीजन के लिए बड़ा चैलेंज है कि सीरिया को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, रीजन सीरिया को स्टेबलाइज करना चाहता है, तो वहां भी रीजन और इसराइल के मफादात टकरा रहे हैं। इसलिए जो आज से 3 साल पहले रीजन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था कि अब्राहम अकॉर्ड्स होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगी, ईरान में हमने रिजीम चेंज करनी है, ये तीनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। ना ईरान में रिजीम चेंज के लिए अब वो तैयार हैं, ना नॉर्मलाइजेशन और अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए तैयार है। अब रीजन किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ना ही वो अब अमेरिकन और यूरोपियंस की जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं उस पर इत्तफाक करने के लिए तैयार है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आगाह करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।